स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंगेश विश्वकर्मा आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट हमारा 4 है। आप लोगों को पार्ट नंबर 3 में बताए थे आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। आज हम आप लोगों को बताएंगे विलयन के अणुसंख्या का गुण। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या होता है अणुसंख्या का गुण। तो स्टूडेंट देखिए विलयन के अणुसंख्या का गुण किसे कहेंगे, यानी कि किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलयन के विलेय मोल प्रभाज्य के संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे विलयन के अणुसंख्या का गुण कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण हैं। देखिए पहला है हमारा परासरण दाब, यानी कि परासरण दाब। दूसरा है, इसको देखिए यहाँ पर चला आया है। दूसरा है वाष्प दाब या आपेक्षिक अवनमन। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। चौथा है हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे परासरण दाब किसे कहते हैं। ये स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। परासरण दाब किसे कहते हैं? जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी विलायक को प्रवाह किया जाता है, तो विलायक द्वारा ले जाया जाना ही परासरण दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में गए होंगे कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी विलायक को प्रवाह किया जाता है, कोई भी विलायक हो उसमें हम प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित की यानी कि जब विलायक द्वारा ले जाया जाना ही हमारा परासरण दाब कहलाता है। इसका नियम क्या होता है स्टूडेंट? देखिए इसके बहुत नियम होते हैं, देख लीजिए, और ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट। तो हमारा नियम है तनु विलयन के लिए परासरण दाब बायल वांट हाफ के नियम तथा वैद्युत अपघट्ट के नियम के लिए चार्ल्स वांट हाफ के नियम पर लागू होता है। तो देखिए बायल वांट हाफ का नियम, तो बायल वांट हाफ का नियम है, इस नियमानुसार किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। माना विलयन का परासरण दाब P तथा सांद्रता T और स्थिर ताप T हो, तो बायल वांट हाफ से के नियमानुसार हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू C, P बराबर K इंटू C, जहाँ K हमारा क्या है? नियतांक है। जब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल टू और हटता है तो बराबर का निशान और नियतांक लगता है। नियतांक हमारे यहाँ पर K है। तो पहला आप लोग समझ लीजिए, बायल वांट हाफ का नियम समझ गए। अब दूसरा नियम हमारा चार्ल्स वांट हाफ का नियम। ये स्टूडेंट दोनों समझिएगा, बहुत ही आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए दूसरा नियम चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या कहेंगे? चार्ल्स वांट हाफ का नियम स्टूडेंट है, इस नियमानुसार किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, जहां विलयन का परासरण दाब P, ताप T और सांद्रता C हो। तो यहाँ पर चार्ल्स वांट हाफ के नियमानुसार हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पर देखिए स्थिर ताप की बात किया था और वहाँ पर स्थिर ताप के विलयन, तो देखिए P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, P बराबर K T, जहाँ के हमारा नियतांक है। आप लोग समझ गए। तो स्टूडेंट चार्ल्स वांट हाफ और बायल वांट हाफ का नियम समझ गए आप लोग। अब चलिए तनु विलयन के लिए अब वांट हाफ का नियम क्या होता है। अगली हेडिंग हमारी तनु विलयन के लिए वांट हाफ का समीकरण, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इसी पर हमारा सवाल भी आता है और
प्रश्न भी बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, बायल का गैस P प्रोपोर्शनल 1/c इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है चार्ल्स का गैस नियतांक P प्रोपोर्शनल टू T इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू टी ये पहला है, और दूसरा है हमारा P बराबर R इंटू 1/v इंटू टी, जहाँ R हमारा स्थिरांक है। जब इसको P को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो बराबर का निशान लगता है, और R हमारा स्थिरांक है। देखिए यहाँ पर P है, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो बराबर का निशान, जब प्रोपोर्शनल हटेगा बराबर आएगा तो R आएगा, इंटू 1/v है इंटू T है तो T है। तो यहाँ देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PV हो जाएगा, बराबर R है तो R, और 1 का T में मल्टीप्लाई हो तो T हो जाएगा, यानी कि PV बराबर RT, जहाँ R हमारा स्थिरांक है। अब लिखेंगे यदि किसी विलयन में n मोल उपस्थित हो तो क्या करेंगे। तो PV बराबर RT, R बराबर हमारा होता है 0.0882 एटम प्रति किलो मोल होता है। तो जैसे देखिए जहाँ n बराबर होगा, जब n मोल उपस्थित होंगे तो n बराबर हमारा होगा W/m। तो PV बराबर हो जाएगा n, देखिए PV बराबर nRT हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा ये आया इक्वेशन तनु विलयन के 1/2 का समीकरण, उसी में n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ n बराबर हो जाएगा तो W/m होता है n बराबर, तो PV बराबर हो जाएगा W/m, यानी कि n की जगह क्या हो जाएगा W/m इंटू RT है तो RT उतर जाएगा। तो स्टूडेंट इसी पर यही फार्मूला है हमारा तनु विलयन के लिए 1/2 का समीकरण। तो स्टूडेंट चलिए एक क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि 0.5% ग्लूकोज का अणुभार 180 है, विलयन का परासरण दाब 18 सेल्सियस पर निकालिए, घोल का स्थिरांक का मान 0.082 एटम किलो प्रति मोल है। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, W बराबर 0, M बराबर 180, यानी कि ग्लूकोज का भार कितना है 180, और W बराबर 0.5 है, और P बराबर हमारा क्या दिया है 0.082, और T बराबर हमारा क्या दिया है 273 केल्विन ताप पर होता है। T बराबर हमारा दिया परासरण दाब T, यानी कि 18, इसको इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हमारा क्या है 273 केल्विन ताप है हमारा, क्योंकि इसका ताप कितना, टेम्परेचर कितना होता है T का 273 केल्विन, इसमें 8 केल्विन देखिए यहाँ पर 8 सेल्सियस, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 291 हो जाएगा। P बराबर हमको पता नहीं, और V बराबर दिया है हमका 0.5%, इसमें 100 ml ग्लूकोज होता है, तो इसको V जब निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा 100/1000, ये हमारा ml लीटर में होता है, ml क्या होता है लीटर में। तो जब इसको काटेंगे 2 0, V बराबर 1/10, 1/10 हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे 1 को तो हमारा V बराबर 0.1 लीटर में आ जाएगा, ये ml में था मिलीलीटर में, तो हमने इसको लीटर में बना दी। चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, PV बराबर W/m RT, तो हमको P का मान V का मान दिया है, P का मान पता नहीं, V इधर से करेंगे तो इसके बटे में हो जाएगा, तो P बराबर WRT/m V। तो जो मान दिया स्टूडेंट उसको रखते हैं। W का मान 0.5 है, इंटू R का मान इतना है और T का मान इतना है, और इसका देखिए M का मान 180 दिया है अणुभार, और V का मान अभी आप लोग निकाले हैं 0.1, तो हमने स्टूडेंट इसको निकाल चुके हैं 0.0141 इंटू 291, 180 इंटू इतना आया है निकालने के बाद। तो जब इसको काट पीट करेंगे तो हमारा V बराबर आएगा, देखिए इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आएगा 11.931/18।
देखिए यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ भी दशमलव जो हटेगा तो 11 हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो काटने के बाद इसको 0.6628 बाद में कट जाएगा, तो P बराबर 0.6662 एटम आ जाएगा। तो हमने 8 को नहीं लिखा क्योंकि 3 अंक लिखेंगे तब भी चलेगा, 4 अंक लिखेंगे तब भी चलेगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो चलिए स्टूडेंट, क्वथनांक का उन्नयन किसे कहेंगे? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वाष्प दाब का वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है। किसी विलायक पर कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका ताप कम हो जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर डेल्टी ई क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन यानी कि डेल्टी बराबर होता है T माइनस T0। T0 हमारा क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक और T विलयन का क्वथनांक। देखिए एक फिगर है, तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा है प्रेशर और ये हमारा टेम्परेचर है। ये देखिए BP ऑफ सॉल्वेंट है और BP ऑफ सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है? डेल T है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। इस पर भी एक सवाल आपको बता देते हैं, यानी कि क्वथनांक के उन्नयन पर। तो स्टूडेंट चलिए हमारा सवाल आपके सामने है। तो स्टूडेंट ये सवाल है आपकी एक्सरसाइज का 2.8 यानी कि 8वां सवाल है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 यानी कि 23 के है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 यानी कि 11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान यानी कि Kb हमारा 2.53 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल के पावर -1 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट क्वथनांक का उन्नयन हमारा क्या होता है कि डेल टी इज इक्वल टू T0। तो डेल टी का मान दिया है 354 इतना और T0 का मान दिया है 353-23 केल्विन। तो जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 0.88 केल्विन हो जाएगा। अब लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण डेल टी को यानी कि डेल टी का मान आया है ये, तो डेल टी को Kb में रखने पर, तो जब डेल टी को Kb में रखेंगे तो उसका फार्मूला हमारा है, आप लोग फार्मूला पहले निकाल चुके हैं, तो ये हमारा फार्मूले पर हमने रख दिया। तो M2 बराबर Kb इंटू 1.8 इंटू 100 ग्राम किलो के पावर -1 अपान 0.88 केल्विन गुणे 90 ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.53 केल्विन ग्राम मोल के पावर -1 इंटू 1.8 ग्राम इंटू 1000 किलो के पावर -1 बटे में 0.88 केल्विन गुणे 19 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 98 ग्राम इंटू मोल के पावर -1। तो स्टूडेंट ये हमारा विलय का मोलर द्रव्यमान है। विलय के मोलर द्रव्यमान को M2 से लिखा जाता है। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 98 ग्राम मोल इंटू मोल के पावर -1। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला, अब अगली हमारी हेडिंग है हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट आ गया आपका हिमांक का अवनमन। अब देखेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट किसी भी विलयन पर कोई अनपघट्य पदार्थ मिलाने पर विलयन के ताप में जितने की कमी आती है, यानी कि विलयन के ताप में कोई अनपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो उसमें जितने की कमी आएगी उसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन को डेल TF से प्रदर्शित करते हैं।
तो डेल टी एफ बराबर T0 माइनस टी, और पिछले वीडियो में आया था T माइनस T0। तो देखिए हिमांक अवनमन का स्थिरांक या मोलर अवनमन किसे कहेंगे, अगली हेडिंग है हमारी। तो देखिए हिमांक अवनमन या स्थिरांक मोलर अवनमन किसे कहेंगे, किसी विलयन के 1000 ग्राम में कोई वैद्युत अनपघट्य पदार्थ 1 ग्राम मिलाने पर उसके ताप में जितने की कमी आएगी तो उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। यानी कि किसी भी विलयन के 1000 ग्राम में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर 1 ग्राम मिलाने पर उसके ताप में जितने की कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल के पावर -1 होता है। फार्मूला हमारा हो जाएगा M बराबर 1000 KFWT अपान डेल TF इंटू W1, जहाँ हमारा देख लीजिए क्या क्या है, M हमारा पदार्थ का अणुभार और डेल TF हिमांक का अवनमन होगा और W1 विलायक का अणुभार और W2 विलायक पदार्थ का भार। तो स्टूडेंट चलिए अब अगला देखते हैं क्या। अगली हमारी हेडिंग है वाष्प दाब का अवनमन। तो देखिए वाष्प दाब का अवनमन किसे कहेंगे, जब किसी विलायक को अवाष्पशील पदार्थ में घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में जितने की कमी आती है उसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन आप लोग समझ गए होंगे कि किसी द्रव के विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में जितने की कमी आती है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, इस पर एक सवाल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए फार्मूला हमारा है M बराबर 1000 KF हमारा बेंजीन का स्थिरांक अवनमन है और W2 है, डेल TF यौगिक का हिमांक है और W1। तो देखिए M बराबर हो जाएगा 1000, KF का मान 5 दिया है 5 हो जाएगा और 0.58 हमारा यौगिक कोई है और 1.8 हमारा हिमांक है। और यौगिक ये बेंजीन में उसको घोलने पर यानी कि इस कोई यौगिक है 10.6 किसी बेंजीन में घोला गया है, 5 से हमने 10 को काट दिया, 1000 तो 1000 0.58 उतर गया। अब बटे में 1.8 है, यहाँ पर 5 से काटे हैं तो 2.6 हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो 1 0 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हटेगा यहाँ से भी हटेगा, तो देखिए यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हमने इसको नहीं काटा है, 10.6 को जाने दीजिए नहीं काटे हम, तो हमने सीधा इसको बना लिया 50 हो जाएगा, ये हमारा 58 हो जाएगा, बटे में 18 और 106 हो जाएगा, 10.6 था हमने इसको नहीं काटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 106। 58 से 58 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार ये 29 बेर में कटेगा। तो देखिए जब इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बटे में 9 इंटू 106 हो जाएगा। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,45,000, बटे में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 954 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 151.9। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों की तरफ शेयर करिए। तो स्टूडेंट अब आप लोगों से मिलते हैं अब अगली वीडियो यानी कि अगले लेसन में वैद्युत रसायन चैप्टर 3 है हमारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।